विद्यार्थियों, कल हम क्लास में पढ़ रहे थे कि भक्ति काल की क्या दशा थी, किन परिस्थितियों में भक्तिकालीन कवियों ने रचना की और उस काल की जो प्रमुख धाराएं थीं उनके बारे में हमने थोड़ा सा दृष्टिपात किया था। इसके आगे आता है रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा ये बताया गया था कि रीति का अर्थ क्या है, या रीति की मुख्य रूप से रीतिकाल की तीन कौन सी प्रमुख धाराएं चली: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध धारा के बारे में मैंने थोड़ा बताया था कि केशव इस धारा के प्रमुख कवि हैं, और रीतिबद्ध जैसा कि नाम से ही विदित होता है, जिसने रीति की परिपाटी में बंध कर काव्य रचना की, वे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। अर्थात जैसे केशव हैं, इन्होंने रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा। रसिक प्रिया में इन्होंने पहले रसों का वर्णन किया, रसों का लक्षण बताए, फिर लक्ष्य ग्रंथ लिखे। इसी तरह से कवि प्रिया में पहले लक्षण बताए, फिर लक्ष्य लिखे, लक्ष्य ग्रंथ लिखा। तो आगे जो दूसरी धारा मैं बता रही थी, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। बिहारी का बारे में जैसा हम सभी अब तक पढ़ चुके हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पता होगा कि वो राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि राजा लोग चूंकि विलासित होते थे, तो कवि कर्म जो था, या कवि कर्म का जो इष्ट होता था, वो ये होता था कि राजाओं की मन तुष्टि या मानसिक संतुष्टि प्रदान करना। राजाओं की मानसिक संतुष्टि कब प्राप्त होगी या कब प्रदान हो पाएगी? जबकि हम उनकी श्रृंगारिकता की पूर्ति करेंगे। तो कवियों ने उनकी श्रृंगारिकता की पूर्ति करने के लिए अपने काव्य में श्रृंगार रस को प्राथमिकता दी। अब वो चाहे संयोग श्रृंगार हो अथवा वियोग श्रृंगार। राजा जयसिंह के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने अधिक मदमस्त हो गए थे कि वो राजकार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे में बिहारी ने उनको अन्योक्ति के माध्यम से एक दोहा लिख के भेजा: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। हे राजा, नहीं पराग, न इसमें अभी पूर्ण रूप से मकरंद है, नहीं मधुर मधु, न इसने अभी मधु पूर्ण रूप से यौवनावस्था को प्राप्त हुई है, नहीं विकास ही काल, इसने अभी तो ये पूर्ण रूप से यौवन अवस्था को प्राप्त भी नहीं कर पाई। ऐसे में ही अली कली ही सौ बंध्यो, हे भौरा, जब तू कली पर इतना आसक्त हो गया तो आगे कौन हवाल। अर्थात जब ये पूर्ण रूप से विकसित पुष्प होगा तो आगे तेरा क्या हाल होगा। इस अन्योक्ति के माध्यम से राजा को इस बात का ध्यान आया और वो अपने राजकार्यों की ओर ध्यान देने लगे। खुश होकर उन्होंने बिहारी को बहुत इनाम दिया। बिहारी सतसई के बारे में भी हम, जैसा कि आप सब पढ़ चुके हो, रीतिकाल पढ़ा आपने, सेकेंड ईयर में बिहारी को पढ़ा, तो उनके बारे में एक दोहा फेमस है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अर्थात दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने असीमित अपरिमित अर्थ को भरा है। अर्थात ये बिहारी की जो विशेषता है, ये इसी कारण उनकी जो सतसई है वह अन्य सतसइयों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ स्थान की अधिकारिणी है। बिहारी ने भक्ति संबंधी दोहे लिखे, नीति संबंधी दोहे लिखे और श्रृंगार। उनके काव्य में कहा जाता है कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। भक्ति संबंधी दोहा है, आपने कोई याद है? आपको नहीं याद? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। इसी तरह से उनका श्रृंगार के भी उन्होंने संयोग श्रृंगार का भी वर्णन किया, वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया। वियोग श्रृंगार का जो उन्होंने वर्णन किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया, और कहीं कहीं उन्होंने इतना अधिक अतिशयोक्ति लिख करी है
कि ऐसा लगता है कि मानो उनके काव्य में कोई सजीवता नहीं रह गई, कहीं मौलिकता नहीं रह गई। इसी कारण कई बार उनका काव्य जो है बोझिल या ऊहात्मक लगने लगता है। उनके वियोग श्रृंगार के इस दोहे के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक दोहा है उनका, इति आवत चली जात उत लगी छसात हाथ, लगी उशासन से सा, इत आवत चली जात उत लगी छसातक हाथ, लगी उशासन से। ये दोहा जो है ऐसा लगता है मानो नायिका विरहावस्था में ऐसी सांसें ले रही है कि वो झूले पे चढ़ी हुई नायिका हो, जो सांस एक बार लेती है तो 6-7 हाथ उधर चली जाती है और 6-7 हाथ इधर चली जाती है। तो आचार्य रामचंद्र इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि मानो वो नायिका ना होकर घड़ी का पेंडुलम है, जो कभी इधर चला जाता है और कभी उधर चला जाता है। तो इस तरह के उनके काव्य में नीति के भी दोहे हैं और तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, जैसे कि उन्होंने घनानंद कवित्व उनका जो है सुजान को लक्षित करके लिखा। सब मुक्त काव्य धारा के प्रमुख, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये हमारे लिए इन्होंने ये रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जैसा कि हमने बताया था कि 1843 से 1868 पूर्व पीठिका के नाम से जाना जाता है आधुनिक काल की, अर्थात इस काल में रीतिकालीन काव्य लेखन प्रमुख रूप से चल रहा था और क्षीण धारा रीतिकालीन आधुनिक कालीन गद्य काव्य लेखन की प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और 1868 से लेकर 1893 का समय जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। इस काल में हम पराधीन थे, अंग्रेजों ने हमें दास्ता की जंजीरों में जकड़ रखा था। ऐसे में जो इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, राजनीतिक चेतना का स्वर, धार्मिक चेतना का स्वर, सामाजिक चेतना का स्वर, आर्थिक चेतना का स्वर, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव की भावना इस काल की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इसके बाद आता है 1893 से लेकर 1918 का समय, जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इस काल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इससे पहले क्या था, काव्य की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। द्विवेदी युग में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक प्रयासों से और इस काल के अन्य समकालीन कवियों के द्वारा खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इस काल में भी चूंकि भारत पराधीन था, तो वही स्वर जो कि भारतेंदु युग में मिलते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना का स्वर इस काल में भी मिलता है। इसी तरह से प्रकृति के प्रति जो प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण इस काल में अधिक रूप में हुआ। इसके बाद आता है छायावाद। छायावाद किसे कहते हैं? प्रकृति में मानवीकरण को छायावाद कहते हैं। प्रकृति क्या है? वस्तुतः जड़ है। जड़ सत्ता में जब चेतन सत्ता का आरोप किया जाता है, अर्थात मूर्त जड़ सत्ता को जब मानव रूप दे दिया जाता है तो वो मानवीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ है पुरुष मानते हुए और लता को स्त्री मानते हुए कवि जब अपने मनोगत व्यापार हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रकृति में मानवीकरण है। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति में मानवीकरण। छायावाद के प्रमुख कवि हम एक शब्द से जान सकते हैं, प्रसुमन, अर्थात प्र से जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रा नंदन पंत, म से महादेवी वर्मा और न से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस काल में कहा जाता है कि जो अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म की धारा चली थी वही हिंदी में छायावाद है। तो रोमांटिसिज्म की जो विशेषताएं थी वही विशेषताएं छायावाद की विशेषताएं हैं। तो छायावाद की विशेषताएं क्या है?
पहला मैंने बोला, सबसे पहला प्रकृति में मानवीकरण। दूसरा, ईश्वर जैसी कोई विराट सत्ता सृष्टि में विद्यमान है, ऐसा इस काल के कवियों की सोच थी। अर्थात ईश्वर जैसी सत्ता में, ईश्वर में आस्था का स्वर इस काल के कवियों में मिलता है। प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण, प्रकृति चित्रण सर्वाधिक रूप में या सर्वाधिक चित्रण इस काल में हुआ सभी रूपों में प्रकृति के। ये छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति का चाहे आलम्बन रूप में चित्रण हो, उद्दीपन रूप में हो, उपदेशात्मक रूप में हो, मानवीकृत रूप में हो, रहस्यात्मक रूप में हो, सर्वाधिक चित्रण प्रकृति का जो हुआ है वो इस काल में हुआ है। ये कवि जो थे, छायावादी कवि जो थे, वो वस्तुतः कल्पना की उड़ानों में उड़ते रहते थे। अर्थात ये काल्पनिक थे, वायवी थे, रोमानी थे, अर्थात इनकी यथार्थ में आसक्ति नहीं थी। यथार्थ से विरक्ति का स्वर। जिस तरह से प्रकृति सौंदर्य का चित्रण किया, उसी तरह से इन्होंने नारी सौंदर्य का चित्रण किया। इससे पहले क्या थी, नारी को रीतिकाल तक हम देखते हैं नारी का भोग्य स्वरूप या नारी को दासी माना जाता था। नारी को मध्यकाल में तो मुगलों के प्रभाव से मध्यकाल में तो नारी को कहीं कहीं पैरों की जूती तक मान लिया पुरुष ने, और भोग्य और दासी का रूप तो उस समय चित्रित हुआ ही है। लेकिन इस काल में आके सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामिनी में लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया कि नारी का जो प्रचलित रूप था अभी तक, नारी के प्रति अपने पूज्य भाव अर्पित किए, नारी को श्रद्धा सुमन माना, नारी को ऐसे कोई सामान्य नहीं माना। तो नारी सौंदर्य का चित्रण भी इस काल में बहुत मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो आगे के हम जो पढ़ाई है वो अगली क्लास में करेंगे।